नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण और संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप जैसा देख रहे हैं, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 ये जारी की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो आज विस्तार से इस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, लेकिन हमारा जो ये टॉपिक है वो केवल रिपोर्ट तक ही सीमित नहीं है। हम देखेंगे कि किस प्रकार जो महिला सशक्तिकरण है, क्योंकि जब जेंडर गैप रिपोर्ट आता है तो महिला सशक्तिकरण की बातें सामने आने लगती है। आप देखेंगे न्यूज़पेपर्स में कई लेख सामने आने लगेंगे, तो इसलिए इसको जोड़ेंगे महिला सशक्तिकरण से, जो हमारे जीएस पेपर 1 का टॉपिक भी है। तो किस प्रकार महिला सशक्तिकरण और गरीबी का संबंध है, किस प्रकार महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास के बीच समानुपाती संबंध है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जैसे ही सशक्तिकरण बढ़ेगा आपका जो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि की जो हम संकल्पना देखते हैं वो भी बेहतर होगी। तो यहाँ से हम उसको जोड़कर देखेंगे और साथ ही साथ जो इससे प्रीलिम्स में सवाल पूछे जा सकते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो लास्ट में सेशन के हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे कि क्या इस प्रकार के सवाल यूपीएससी ने पूछे हैं, उस पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेंगे। क्योंकि केवल और केवल रिपोर्ट जो है वो आपको प्रारंभिक परीक्षा में तो मार्क्स दिला देगा, लेकिन मुख्य परीक्षा में जाने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे इससे सवाल किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं और इस रिपोर्ट का मैं उन सवालों में किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकता हूं। तो सभी मुद्दों पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो पढ़ने वाले से पहले आ जाइए कि ये किस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। तो जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया कि जीएस पेपर 1 में जो महिलाओं और महिला संगठनों की भूमिका है, इस टॉपिक से ये रिपोर्ट संबंधित है। देखेंगे जब सवालों को तो और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि इसका संबंध उन टॉपिक से कैसे है। साथ ही साथ जब हम आर्थिक विकास देखते हैं तो वहाँ से भी इसका संबंध है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास के बीच मैंने आपको बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला संबंध है। चलिए अब हम देखेंगे कि आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि आज हम क्या सीखेंगे, तो अभी न्यूज़ में क्यों है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे। वैश्विक आर्थिक मंच, चूंकि ये जो बॉडी है, ये जो मंच है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये ही इस रिपोर्ट को जारी करता है, तो इसके बारे में भी जानना पड़ेगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। रिपोर्ट द्वारा किए गए वैश्विक विश्लेषण पर भी चर्चा करेंगे। इस रिपोर्ट में भारत तथा जो पड़ोसी देश हैं इसकी स्थिति को भी हम लोग आंकेंगे। लैंगिक अंतराल कम करना क्यों जरूरी है तथा विकास से इसका क्या संबंध है, ये भी हम समझेंगे कि जिस प्रकार हम अगर महिलाओं की स्थिति को कम आंकते हैं तो क्या होता है, उसकी कीमत हमें भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि इसका सीधा संबंध विकास से है। लैंगिक अंतराल कम करने की राह इतनी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस पर कुछ उपाय को देंगे और उस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। सरकार के भी प्रयासों पर बात करेंगे। महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों पर दृष्टि डालेंगे, क्योंकि इस रिपोर्ट का संबंध महिला सशक्तिकरण से होगा। और साथ ही साथ अभ्यास के लिए प्रश्न देखेंगे, जिसमें प्रीलिम्स और जो मुख्य परीक्षा है मेंस परीक्षा, दोनों के सवालों को हम लोग इसमें देखेंगे। और साथ में अगर यूपीएससी ने कोई सवाल इस टॉपिक से पूछे हैं तो उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर बात उठती है कि इसका संबंध महिला सशक्तिकरण से क्यों है। तो देखिए, जेंडर गैप या फिर लैंगिक अंतराल जो रिपोर्ट है, लैंगिक अंतराल का मतलब क्या है, महिलाओं और पुरुषों के बीच का अंतराल। तो मेल और फीमेल के बीच का अंतराल, किस प्रकार का अंतराल, चाहे वो राजनीतिक अंतराल हो, पॉलिटिकल अंतराल हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक अवसर का अंतराल हो। मतलब है कि जो हमारा समाज है, जो पितृशतात्मक समाज है, जो ये मानता है कि पुरुषों के पास ज़्यादा अधिकार होने चाहिए, पुरुषों के पास ज़्यादा आर्थिक अवसर उपलब्ध होने चाहिए, पुरुषों के पास ज़्यादा जॉब हो, सब मतलब जॉब कौन करे, केवल और केवल पुरुष, महिलाएं क्या करें, घर में खाना बनाएं। तो जो इस प्रकार का समाज है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, इससे क्या होता है, महिलाओं और पुरुषों के बीच में एक गैप बनता है, एक अंतराल क्रिएट होता है। तो ये अंतराल किस देश में किस प्रकार का है, ये इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा कि ये अंतराल जो है महिलाओं और पुरुषों के बीच में कितना है, कितना असमान इनइक्वल समाज है,
कितना समान समाज है और कितना असमान समाज है, कौन से देश समानता की ओर अग्रसर हैं और कौन से देश जो है वो पूरे तरीके से असमान हैं। ये पूरा जो चर्चा है, यह पूरी चर्चा आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगी। तो सामान्य तौर पर जब लैंगिक अंतराल हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है महिलाओं और पुरुषों के बीच का अंतराल, चाहे वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अंतराल हो कि भाई पुरुष जो हैं वो ज़्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व करते हैं, ज़्यादा राजनेता बनते हैं, महिलाओं की जो संख्या है वो कम है, इसमें भी कुछ अंतराल देखने को मिलेगा। ज़्यादा जॉब करते हैं, महिलाएं बस खाना बनाने के लिए हैं, ठीक है, बस घर संभालने के लिए हैं, इसमें भी आपको अंतराल देखने को मिलेगा कि उनको आर्थिक अवसर ज़्यादा मिलता है, उनको ज़्यादा पढ़ाया लिखाया जाता है। तो इस प्रकार की जितनी चीज़ें हैं जिससे एक पुरुष और एक महिला के बीच में एक गैप क्रिएट होता है, उसको आप कह रहे हैं लैंगिक अंतराल, ठीक है। अब देखिए, हाल ही में इस रिपोर्ट को जारी किसके द्वारा किया गया, तो मैंने आपको बताया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। इस रिपोर्ट में जो भारत की रैंक है वो 135 है आउट ऑफ 146। 146 देशों में 135 रैंक है। ये न्यूज़ भी आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर का है। लैंगिक समानता के मामले में 146 देशों की सूची में भारत 135वें स्थान पर है। ये विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट है। अब देखिए, कुछ उस रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो ये रिपोर्ट 4 प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता का मूल्यांकन करता है। किसी भी चीज़ को अगर आपको जांचना है तो उसके लिए एक मापदंड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप मुझे आंकना चाहते हैं कि ये कैसा पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे कि भाई ये कैसे जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, किस प्रकार से, क्या ये अनुशासन में हैं कि टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं। तो एक टीचर को अगर आपको आंकना होता है तो अलग अलग आपको एक बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे और उसमें टिक मारना पड़ेगा कि हाँ भाई ये टाइम से आते हैं, हाँ भाई ये अनुशासन में रहते हैं, हाँ भाई ये टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से क्लियर करते हैं, हाँ ये प्रीवियस ईयर सवालों को भी बताते हैं। तो एक हमें क्या बनाना पड़ता है, बॉक्स। तो ठीक इसी प्रकार से किसी रिपोर्ट के बारे में जब आपको जब कोई चीज़ निकाली जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ एक बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे और उसी के आधार पर रैंकिंग देना पड़ेगा। तो वो बॉक्सेस क्या क्या हैं, तो देखिए, एक है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शिक्षा का अवसर, तीसरा है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। मतलब क्या हुआ कहने का, आर्थिक भागीदारी और अवसर, महिलाओं और पुरुषों के बीच में इसमें कितना अंतर है, शिक्षा में दोनों के बीच में कितना अंतर है, शिक्षा के अवसर में, साथ ही साथ स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता के मध्य में अगर सोचेंगे, उसके बारे में सोचें तो पुरुषों और महिलाओं के बीच में कितना अंतर है, साथ ही साथ राजनीतिक सशक्तिकरण के बारे में जब हम सोच रहे हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में सोच रहे हैं, तो अब हम वहाँ भी देखेंगे कि दोनों के बीच में कितना अंतर है। तो हम लोग काफ़ी विस्तार से जो है ये रिपोर्ट आती है। इसमें भी इंडिविजुअल स्कोर दिया जाता है, स्कोर इसमें भी होता है, ठीक है। इसको हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है कि जब आप 1 की तरफ जा रहे हैं, जैसे मान लो एक इस तरह से आपने लाइन ले लिया, ठीक है, अगर आप टुवर्ड्स दिस हैं, इधर साइड में हैं, तो इसका मतलब है आप किधर जा रहे हैं, असमानता। और जब आप 1 की तरफ जा रहे हैं तो आप किधर जा रहे हैं, समानता की तरफ। इसका मतलब है कि अगर स्कोर 1 हो गया तो इसका मतलब है समाज कैसा है, पूर्ण समान समाज है, समानता वाला समाज है। और स्कोर अगर 0 हो गया तो इसका मतलब है वो समाज कैसा है, कंप्लीट इनइक्वालिटी है, वहाँ बहुत ज़्यादा असमानता है उस समाज में, महिलाओं और पुरुषों के बीच अधिकारों को लेकर बहुत असमानता है, ठीक। तो ये 0 और 1 इस तरीके से ये रिपोर्ट आता है। अब हम लोग ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि विश्व आर्थिक मंच के बारे में। तो विश्व आर्थिक मंच जो है वो एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है, ठीक। और यह काफ़ी स्वतंत्रता से काम करता है, काफ़ी निष्पक्षता से काम करता है, सरकार एवं निजी क्षेत्र के सहयोग के साथ काम करता है। तो यह निष्पक्ष इकाई भी है और साथ ही साथ काफ़ी स्वतंत्र है, ठीक है। इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी किए जाते हैं वो किसी देश के प्रभाव में आके जारी नहीं किया जाता, किसी व्यक्ति किसी समाज के प्रभाव में नहीं, ये स्वतंत्र तरीके से, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से रिपोर्ट जारी करता है। इसके द्वारा जारी कुछ रिपोर्ट के बारे में देखिए, तो एक है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, जिसको आप ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कहते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक,
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जिसको आप इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट मानव पूंजी सूचकांक, और यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ये सभी रिपोर्ट जो है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक है यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए, इसके द्वारा जो वैश्विक विश्लेषण किया गया, इसमें सबसे अधिक समान वाला देश कौन है? सबसे अधिक समान वाला देश का नाम है आइसलैंड। क्या नाम है? यहां देखिए, आइसलैंड, ये देश यहां देख रहे हैं आप, आइसलैंड सबसे अधिक समाज वाला, सबसे अधिक समान समाज वाला देश आप इसको कह सकते हैं। तो ये रैंक में 1 है। इसके अलावा जैसे मैं यहाँ पर फोटो में भी देख रहे होंगे, जैसे फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन, इन सब का भी स्थान है। तो फिनलैंड वगैरह का भी इसके बाद स्थान है, ये भी देख लीजिए। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इसका भी है। साथ ही साथ आप यहाँ देखिए तो आपको दिखेगा कि इस रिपोर्ट के बारे में जब आप बात करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? देखिए, 2022 में वैश्विक लैंगिक अंतर 68.1% तक कम हुआ है। जो अंतराल है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन प्रगति की इस वर्तमान दर पर भी हम अगर पूरी लैंगिक समानता चाहते हैं तो हमको लग जाएगा 132 साल। आज से जिस प्रगति से हम बढ़ रहे हैं लैंगिक समानता की ओर, अगर इसी प्रगति से बढ़ेंगे, इस रेट से भी बढ़ें, जिसमें कुछ कम तो हुआ है अंतर, अगर हम इस रेट से भी बढ़ें तो हमको पूरा एक समान समाज बनाने में 132 साल लग जाएंगे, 132 ईयर्स। ये ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ खुशी की बात भी है कि 2021 के अनुमान की तुलना में 4 साल का सुधार दर्शाता है। 136 साल, जब हम लोग 136 साल सोचे थे 2021 में जब रिपोर्ट आई थी, तो क्या बात आया था कि पूरे समान समाज को होने के लिए 136 साल लगेंगे। अब क्या सोच रहे हैं? पूरे समान समाज को होने में 132 साल लगेंगे, मतलब 4 साल कम लगेगा। तो ये खुशी की बात है, हम लोग 4 साल पहले ही पूरे समान समाज की ओर चले जाएंगे। तो ये अनुमान है, ठीक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 ने लैंगिक समता को एक पीढ़ी पीछे कर दिया है। अब कोविड-19 ने लैंगिक समता को, इस रिपोर्ट में भी बात है कि कोविड-19 ने जो इस समता है इसको काफ़ी पीछे कर दिया है, क्योंकि देखिए सोच तो वही है, ठीक है। अब क्या हुआ, कोविड-19 के कारण और गरीबी और भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, ठीक। अब यहाँ क्या है, जो भी अगर कोई व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति है, वो कोविड-19 में बीमार पड़ा, उसको देखने वाला कोई नहीं, बेटी अपने ससुराल है मान लेते हैं, तो क्या सोच रहा है कि भाई मैं आगे वाली पीढ़ी को यही बताऊंगा कि भाई बेटे को ही अधिकार दो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि वो बुढ़ापे में तुम्हारा सेवा कर सके। तो इन सब चीज़ों से क्या है, इन सब चीज़ों से, इस तरह के सोच से, ये सोच सही नहीं है, लेकिन इस तरह के सोच से क्या है कि जो अंतराल है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हम इस दिशा में काम कर रहे थे, अब हमारे पास क्या लग गया, एक ब्रेक लग गया। तो ब्रेक लगने के बाद फिर वही स्थिति आ गई, फिर लोगों की सोच वही हो गई है, ठीक है। तो इस कारण से इस रिपोर्ट में ये बातें कही गई। भारत तथा इसके पड़ोसी देशों की स्थिति देखिए, तो 146 देशों के सूचकांक में मैंने बताया 11 देश ही भारत से नीचे हैं, क्योंकि 135 भारत का रैंक है, ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कांगो, ईरान और चाड सूची में सबसे निचले पायदान वाले 5 देशों में शामिल हैं। तो आप देख लीजिए, भारत के पड़ोसी में अफगानिस्तान और पाकिस्तान सबसे नीचे में है। इसके बाद लैंगिक अंतराल का अंतर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या बौद्धिक दृष्टिकोण में प्रचलित जो है वो परिलक्षित होता है। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि लैंगिक अंतराल को आप ऐसा मत समझिए कि केवल इसका अर्थ राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम मिला इससे होगा, नहीं। उनको क्या है, उनको पढ़ाया भी कम जाता है, महिलाओं को पढ़ाया भी कम जाता है, उनको शिक्षा का अवसर भी कम दिया जाता है। तो उससे क्या होगा, जो इंटेलिजेंस का लेवल होगा उसमें भी गैप आ जाएगा। अब किसी को पढ़ाया ना जाए और किसी को IIT से पढ़वाया जाए तो गैप कम होगा या नहीं होगा? एक ने कुछ नहीं सीखा, एक ने बहुत कुछ सीख लिया, ठीक है। रोजगार के मामले में भी बोला जाता है कि भाई घर संभालो, अगर बच्चा हो गया है तो भाई जॉब छोड़ दो। तो क्या होगा कि जो अवसर है, आर्थिक अवसर भी कम दिया जाता। तो आर्थिक अवसर हो, सामाजिक हो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो, इन सभी मामलों में जो गैप है वो सीधा सीधी लैंगिक अंतराल को बढ़ावा देता है।
अगर ज़्यादा पुरुषों और महिलाओं के बीच में इसमें गैप क्रिएट हुआ तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ लिखा है कि भाई आप रैंक देख सकते हैं। यहाँ देखिए 108, 108, 112, 140 और 135 ये भारत का रैंक है, भारत की स्थिति है। कुल देश कितने हैं? इसमें 146, इसमें 156, इसमें 153, इस समय 149 और इस समय 149। तो 140 था 156 देशों में, ठीक है, 135 हो गया 146 देशों में, तो लगभग जो है उतना ही है, स्थिति वैसे ही कुछ है। ठीक, अब देखिए अगर हम लोग रिपोर्ट कार्ड देखें तो मैंने जैसा आपको बताया कि इसमें स्कोर मिलता है। 0 मतलब पूर्ण असमान, 1 मतलब समानता की ओर हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर भी इंडिविजुअली जो ये 4 डिमेंशंस हैं, इन 4 डिमेंशंस में एक रैंक भी आपको देखने को मिलता है। टोटल जो है वो मेन जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो 135 है और पिछले साल ये 140 था। ठीक है, जिसमें सबसे बुरी स्थिति में हम लोग किसमें हैं? तो देखिए 146 देशों में हेल्थ एंड सर्वाइवल जो स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता है, इसमें हम लोग 146 में 146वें रैंक पर हैं। तो ये हम लोग काफ़ी बुरी स्थिति में हैं। इससे आप समझ सकते हैं। इस रिपोर्ट का एक आप स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, और इसको पिछले साल से कंपेयर भी कर सकते हैं। लैंगिक अंतराल कम करना क्यों जरूरी है, क्यों इसके लिए आवश्यक है कि भाई हम जेंडर गैप को कम करें, तथा विकास से इसका क्या संबंध है। ठीक, देखिए यहाँ पर जो बात है कि अभी तक किसी भी देश ने पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की है, लेकिन शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं ने अपने लैंगिक अंतर को कम से कम 80% तक कम कर दिया है, जिसमें आइसलैंड जो मैंने आपको दिखाया सबसे टॉप रैंक पर है, 90.8% लैंगिक समानता के साथ वैश्विक रैंकिंग में अग्रणी है। पूर्ण समानता तो किसी ने नहीं दिखाई है, लेकिन जो यहाँ पर बात है कि लगभग आप देखिए 10 ऐसी इकोनॉमी है, 10 ऐसे देश हैं जिन्होंने इसको 80% तक कम कर दिया है, और आइसलैंड जो है वो तो 90.8% लैंगिक समानता के साथ वैश्विक रैंकिंग में अग्रणी है। क्लियर है? अब देखिए सबसे ज़्यादा मतलब 90% से अधिक लैंगिक समानता की ओर कौन चला गया है? एकमात्र देश कौन है? वो आइसलैंड। आइसलैंड एकमात्र देश है। अब अन्य स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज देखेंगे आप तो क्या दिखेगा आपको? जैसे फिनलैंड 86%, नॉर्वे 84.5%, स्वीडन 82.2% शीर्ष 5 में शामिल हैं। तो इतना डेटा याद नहीं रखना है, आप आइसलैंड के बारे में याद रख सकते हैं कि वो एकमात्र ऐसा देश है जो 90% से अधिक लैंगिक समानता की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, और 10 ऐसी अर्थव्यवस्था है जो 80% से जो है 80% कम से कम 80% तक लैंगिक असमानता को कम कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए एक कोट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, आप मेंस के आंसर में भी लिख सकते हैं कि जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक दुनिया के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। एक पक्षी के लिए केवल एक पंख पर उड़ान भरना संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर भारत है, मान लो भारत को आप पक्षी मान लिए, तो ये पक्षी एक पंख से उड़ान नहीं भर सकता। तो उसी प्रकार भारत केवल पुरुषों के माध्यम से ही आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए महिलाओं का साथ होना भी आवश्यक है। देश की जब आधी आबादी बिल्कुल अलग थलग हो जाएगी तो उस देश का विकास ही कैसे होगा? आप खुद सोचिए कि 50% आबादी इधर हो गई जो काम कर रही है, 50% आबादी जिसके सशक्तिकरण पर आपका कोई ध्यान नहीं है, तो वो देश आगे कैसे बढ़ेगा? तो वो इसी भांति हो जाएगा कि एक पक्षी के लिए एक पंख से उड़ान वो नहीं भर पाएगा। लैंगिक अंतराल कम करने की राह इतनी आसान क्यों नहीं है? इसके सामने चुनौती क्या है? तो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृशतात्मक परंपरा है। मतलब जिस सोच में ये माना जाता है कि पुरुष ही सब कुछ है, महिलाओं की स्थिति को काफ़ी दयनीय समझा जाता, माना जाता है कि जो चिता है उस पर भी बेटा ही आग दे सकता, सब कुछ ये माना जाता है कि पुरुषों के हक में ही है। अगर आर्थिक अवसर भी मिल रहा है, नौकरी भी करना है तो किसको? पुरुषों को ही करना है। अगर सेना में जाएगा तो कौन जाएगा? केवल पुरुष जाएगा। ऐसी सोच जिसमें पुरुषों को ही वरीयता देना है और महिलाओं को हे दृष्टि से देखना है, उस सोच को हम कहते हैं पितृशतात्मक वाला
सोच। ठीक, तो पितृशतात्मक सोच जो है ये क्या है, बहुत पहले से हमारे मानसिकता में घुसी पड़ी है। तो इसको कम करना, इस पूरी अभिवृत्ति को चेंज करने में एक लंबा समय लगेगा। तो इस कारण से लैंगिक अंतराल कम करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। लैंगिक अंतराल को कम करने के लिए हमें न केवल कानून के स्तर पर बल्कि मानसिक या व्यवहारिक स्तर पर भी कानून बनाकर क्या होगा। ठीक है, कानून बनाकर क्या होगा, कानून बन गया कि भाई दहेज नहीं लेना है, फिर भी देखिए आप इतने लोग दहेज लेते हैं। कानून बन गया कि स्त्रियों पर जब आप डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करेंगे, उनके साथ हिंसा नहीं करेंगे, फिर भी देखिए हिंसा हो रही है। तो कानून बनाकर नहीं है, आपको अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा, अभिवृत्ति में परिवर्तन लाना होगा, व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। तब जाकर जब सभी लोग इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तभी हम इसको कम कर पाएंगे। कानून किसी चीज को एक हद तक ही कंट्रोल कर पाता है, उसके बाद तो आपका सोच, आपके विवेक और आपका व्यवहार ही इसको बदल पाएगा। अब देखिए, हम लोग लैंगिक समानता तब ला पाएंगे, इस अंतराल को तब कम कर पाएंगे जब हमें क्षेत्रवार तरीके से प्रयास करेंगे, तब जाकर हम इस असमानता को कम कर पाएंगे। जैसे क्या है, लैंगिक असमानता का विभिन्न क्षेत्र कौन सा, जैसे एक है सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र का मतलब क्या है, इन पर काम का दोहरा प्रभाव है। अगर ये जॉब करती है तो जॉब भी करेंगी, बच्चे को संभालेंगी, खाना बनाएंगी। तो एक जॉब करके आई, पुरुष भी जॉब करके आया, उसके बाद घर में बैठ गया आराम से, उस पर एक ही दबाव। इन पर घर में आने के बाद दूसरा दबाव शुरू हो गया, खाना बनाना और बच्चे को संभालना, तो 2 दबाव। इसको कम करना होगा। आर्थिक में है ग्लास सीलिंग इफेक्ट। ग्लास सीलिंग इफेक्ट का मतलब है कि भाई आप इनको बड़े पद पर जाने ही नहीं देते। आप सोचते हैं कि इनको बड़े पद पर नहीं पहुंचाया जाए, जैसे मैनेजर के पद पर नहीं पहुंचाया जाए, सीईओ के पद पर नहीं पहुंचाया जाए, चेयरमैन के पद पर नहीं पहुंचाया जाए। तो आप एक लेवल तक तो ठीक है, उसके ऊपर नहीं उठने देखना चाहते, तो ये ग्लास सीलिंग इफेक्ट है। उच्च राजनीतिक पदों पर महिला का होना, कम महिलाओं का होना स्पेशली, तो ये क्या है, ये तीनों ऐसे जगह हैं, इन तीनों जगहों पर हमें काम करना होगा। तो वही लिखा है क्षेत्रवार, मतलब हर क्षेत्र में महिला को सशक्त बनाना होगा, तब जाकर जो ये गैप है वो कम होगा। सामाजिक क्षेत्र हो, उसमें भी इस गैप को कम करने का प्रयास करना होगा। आर्थिक क्षेत्र है, जो ग्लास सीलिंग इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है, इसको भी दूर करने का प्रयास करना होगा। जो राजनीतिक सशक्तिकरण की बात है, जहाँ पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, उसको भी कम करना होगा। ठीक है, तो महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना होगा। अब इसके लिए अलग अलग उपाय किए जाएंगे, जिस उपाय के माध्यम से ये जो चीज़ें हैं ये बेहतर होंगी और जो गैप है वो कम होगा। अब इसमें हम लोग कुछ कुछ उपायों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, हमारे बच्चे में जो बिल्कुल, अब मान लो एकदम बिल्कुल छोटा बच्चा है, तो जब आप उसको स्कूल में पढ़ाओ या घर में, उसमें ये ऐसा मूल्य डेवलप करो, उनके अंदर ऐसा मूल्य डालो जिससे उसको ये समझ ही ना आए कि पुरुष और महिलाओं के बीच में कोई अंतर भी होता है। जब बच्चा शुरू से ही ये देखेगा कि भाई मेरे को, मतलब मैं अगर लड़का हूं, मुझे और मेरी बहन को, दोनों को एक जैसा ट्रीट किया गया, उसको दिखाना पड़ेगा, उसके अंदर वो मूल्य डालने पड़ेंगे, उसकी सोच में वो बात लानी पड़ेगी, उसकी मानसिकता में वो बात लानी पड़ेगी, व्यवहार में ये चीज़ करवाना पड़ेगा। तब जाकर जब उसको ये सब चीज़ दिखेगा कि भाई पापा मम्मी भी बिल्कुल इक्वल हैं, मेरी 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, बिल्कुल इक्वल है, अगर एक पेन मिला है तो सबको मिला है, एक रसगुल्ला तो सबको मिला। तो ऐसा जब चीज़ें जब बच्चों के मन में जाएगी तो जेंडर गैप की सोच भी उसके मन में नहीं आएगी। उसको लगेगा ही नहीं कि मैं बहन से अपनी ऊंचा हूँ, उसको लगेगा ही नहीं कि मैं ज़्यादा वरीयता वाला आदमी हूँ। तो जब ये सोच बचपन से ही नहीं आएगी, तब जाकर मानसिकता और व्यवहार में परिवर्तन होगा, तब जाकर धीरे धीरे हम इस गैप को कम करने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, तो यही बात है कि उनके मूल्य को जो है उसमें ये सब चीज़ें डाली जाएं। पुरुषों की सोच को बदला जाए, पुरुषों की सोच सेम टाइप का, पुरुषों की सोच को ही बदलना पड़ेगा। अब भाई आप पुरुषों के माइंड में ये है कि हम महिलाओं से ऊपर हैं, हमारे चलते ही वो खाना भी खा पाती हैं, अगर ये सोच रहेगा तो क्या होगा, कभी भी ये जो जेंडर गैप का जो हम जो कम करने का जो सपना देखेंगे वो पूरा नहीं हो पाएगा। उनको बताना पड़ेगा कि भाई देखिए कि अगर आपके साथ अगर उनका कंट्रीब्यूशन भी है, अगर आपके घर में आप कमाते हैं और आपकी वाइफ भी अगर कमाती है, तो बुरी परिस्थिति में हो सकता है कि जब आपकी तबीयत खराब हो जाए तो उस समय घर में जो आर्थिक बर्डन पड़ेगा, उस बर्डन को ये महिला कम कर सकती है, आपकी वाइफ कम कर सकती है, क्योंकि वो भी काम करती है तो उसकी सैलरी भी आती है।
ठीक है, जब आप 50,000 कमाते हैं, दो मिलकर के मान लो 1 लाख हो गया, तो क्या होगा, आप बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। तो ये सब चीजें उनके माइंड में डालनी पड़ेगी। पुरुषों की सोच को पूरे तरीके से बदलना पड़ेगा। जब तक ये सोच नहीं बदलेगा, कानून आप कितना भी लगा लीजिए, जब सोच वैसा है, ठीक है, हम उस सोसाइटी से निकल रहे हैं जिस सोसाइटी में महिलाओं को कम आंका गया, और फिर हम सोच रहे हैं, हमारे ही अंदर के लोग क्या सोच रहे हैं, कानून लागू करवा दें। मैं भी उस सोसाइटी से आया हूं और मुझे कानून लागू करवाने के लिए बोल दिया गया। आप खुद सोचिए कि मैं भी उस सोसाइटी से हूं जहां पर मैंने देखा था कि बहनों को कम प्राथमिकता दी गई, भाइयों को ज़्यादा दी गई, उनको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, मुझे पढ़ाया गया। मैं उस सोसाइटी से हूं, और जब मैं अधिकारी बना तो मुझे कहा गया कि भाई आप लैंगिक समानता वाला कानून लागू करिए। तो मैं क्या ही लागू करूंगा, जब मैं बचपन से ये देखता आया हूं कि लैंगिक समानता बोल के तो कोई चीज़ ही नहीं है, मैं ऊपर हूं, वो नीचे है, मेरी बहन नीचे है। तो जब ये देखता आया हूं तो मैं उसको लागू कैसे करवा पाऊंगा। तो कानून व्यवहार में लागू ही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि सोच को ही बदला जाए, बच्चों के बचपन में ही उनमें ऐसा मूल्य डाला जाए जिससे लैंगिक असमानता का कॉन्सेप्ट उनके माइंड में आए ही ना। ठीक है, चलिए, साथ ही साथ अब ऐसा नहीं है कि केवल जो है पुरुषों की सोच बदलने से या मूल्य डालने से हो जाएगा, महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा। महिलाओं को भी शोषणकारी नीति के खिलाफ बोलना पड़ेगा, महिलाओं को भी जागरूक होना पड़ेगा, महिलाओं को भी इस पितृसत्तात्मक समाज में आगे निकलना पड़ेगा। जैसे देखिए, बहुत बार आपने देखा, जैसे उदाहरण भी लिखा है, क्या हुआ था, सबरीमाला केस में कुछ महिलाएं खुद गर्भगृह में नहीं जाना चाहती थी। वो बोली नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। सोचिए आप, उनको खुद आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए कि मैं भी जाऊंगी, मेरे पास भी अधिकार है जाने का, तुम्हारे पास ही क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारे पास अधिकार है मेरे पास नहीं है। तो खुद ही क्या हो गई, गर्भगृह में नहीं जाना चाहती थी, तो वो खुद ही शोषण का शिकार बनना चाहती है। तो भाई दूसरा आदमी तो शोषण करेगा ही ना। अब अगर खुद ही मैं नीचे गिर जाऊं कि नहीं नहीं भाई मुझे मार लो, तो दूसरा आदमी आएगा, पत्थर से मारेगा, हाथ से मारेगा, जिससे ही मार सकता है मारेगा। तो वही कह रहा हूं कि महिलाओं को भी इसमें आगे निकलना पड़ेगा। ठीक है, अब रूढ़िवादी विचारधारा जिसमें हम ये सोचते हैं कि पुरुष ही सबसे आगे हैं, पुरुष ही सबका कल्याण कर सकता है, पुरुषों को ही सब कुछ मिलना चाहिए, महिला तो बस क्या है, पुरुषों के गुलाम है, एक तोता मात्र है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा सोचते हैं तो इससे हमको बाहर निकलकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमको सोचना पड़ेगा, जिसमें ये सोचना पड़ेगा कि कल्याण तभी संभव है जब उनको भी शिक्षित किया जाए, उनको भी आर्थिक अवसर दिया जाए। जैसे मैंने आपको बताया, इस कोविड में ही अगर आप सोचिए तो आप मान लो कि हस्बैंड वाइफ और बेटा है, ठीक है, अब मान लो हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, तो अब उस समय उस घर का खर्चा कैसे निकलेगा, आर्थिक बोझ पड़ गया घर पर। अगर महिला भी कमा रही होती, महिला भी शिक्षित होती, उसके पास भी आर्थिक अवसर उपलब्ध होते, तो क्या होता, एक अगर नहीं भी काम कर रहा तो दूसरा जो कमा रहा है उससे अपना घर चला लेगा, साथ ही साथ सैलरी डबल आएगी, तो बच्चों का भी लालन पालन बेहतर ढंग से हो पाएगा, घर में एक बेहतर सुविधा मिलेगी। अब एक छोटा मान लो कि अधिकारी है, छोटे पद पर वो अधिकारी है, अब क्या है, उसको मिलता है 50,000, अब वो सोच रहा है किसी भी तरीके से घूस निकाल लें। अब अगर सोचो उनकी बीवी भी काम कर रही होती तो क्या होता, घर में 1 लाख आता, घर में 1 लाख आता तो आराम से चलता उसका घर, उसको किसी भी तरीके से घूस लेने की आवश्यकता नहीं, किसी भी तरीके का करप्शन करने की आवश्यकता नहीं। तो ये सोच जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमको सोचना पड़ेगा कि इनके अधिकार से हमको ही फायदा है। जब ये पुरुष ये सोचना शुरू करेंगे ना कि महिलाओं को अधिकार देने से हमको फायदा है, पुरुषों को ही फायदा है, तब जाकर उनकी सोच अपने आप बदलेगी, क्योंकि जहां फायदा दिखता है वहीं लोग जाना चाहते हैं। तो जब ये सोच अंदर आ जाए ना, तब सबसे बेहतर होगा। ठीक है, साथ ही साथ शिक्षा अब पढ़ा दिया, बहुत बार पढ़ा दिया, बहुत बढ़िया बात है, MA करा दिया, B.Ed करा दिया, अब जॉब नहीं करवाएंगे, मेरी घर की बेटी जॉब कैसे करेगी, ये चीज ना सुनने को मिले, ये बातें ना आए सामने। अगर आपने शिक्षित करा तो उनको भी आर्थिक अवसर वैसा ही दीजिए जैसा आप अपने बेटों को देते हैं, जैसा एक पुरुष को मिलता है, ठीक उसी प्रकार से अपनी बेटियों को भी सेम आर्थिक अवसर मिलना चाहिए। साथ ही साथ कानून बनाकर तो बेहतर किया ही जा सकता है, लेकिन कानून के बारे में मैंने आपको बताया, कानून तब तक लागू करना पॉसिबल नहीं होगा जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम भी उसी समाज से आते हैं, कानून लागू करवाने वाले भी उसी समाज से आते हैं।
ठीक है। अब सरकार के कुछ प्रयास देखिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर योजना, महिला हेल्पलाइन योजना और महिला सशक्तिकरण केंद्र जैसी योजनाओं के माध्यम से भी महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। और उनके प्रयास से ढेर सारे जो प्रयास हो रहे हैं सरकार के, उससे जो उनका नामांकन है स्कूल में, चाहे जो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग में, छोटे छोटे उद्योग में महिलाएं आगे आ रही हैं। तो स्कूल नामांकन की बात हो, स्टार्टअप्स की बात हो, इन सब में महिलाएं भी आगे आ रही हैं। जॉब की बात हो तो इन सब में भी महिलाएं सामने आ रही हैं। अब देखिए, ये कुछ डिक्लेरेशन की बात है यहाँ पर, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। इसमें क्या है, इसमें महिलाओं को किस प्रकार समाज में एक उच्च दर्जा दिया जाए, उनको किस प्रकार सशक्त किया जाए, किस प्रकार इस जेंडर गैप को कम किया जाए, महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता को कम किया जाए, इससे संबंधित एक डिक्लेरेशन था। इसको कार्यान्वित करने के लिए और कार्रवाइयाँ एवं पहले जैसी लैंगिक समानता की वैश्विक पहलों की अभिपुष्टि भी भारत किया है। तो भारत ने यह डिक्लेरेशन की बात करें और साथ ही साथ ये एक पहल है, इस पहल की पुष्टि की है कि वो भारत भी इस पहल को मानेगा और भारत भी इस पहल को या फिर डिक्लेरेशन को लागू करेगा। तो भारत को इस दिशा में भी काम करना चाहिए। तो यही यहाँ पर बात है। तो अगर कभी आपसे पूछ दिया कि भाई मैक्सिको कार्य योजना, नैरोबी अग्रदर्शी रणनीतियाँ और लैंगिक समानता तथा विकास शांति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 21वीं शताब्दी के लिए अंगीकृत बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, अगर ऐसा कुछ पूछ दिया कि बीजिंग डिक्लेरेशन फॉर प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन जो यूनाइटेड नेशन का है, इसका संबंध किससे है, तो महिला सशक्तिकरण से है। मैक्सिको कार्य योजना का भी संबंध महिलाओं से है, साथ ही साथ नैरोबी अग्रदर्शी का भी संबंध महिलाओं से है। तो इन सभी की पुष्टि की गई है। जेंडर बजटिंग क्या है, किसी देश या राज्य के बजट में महिलाओं के लिए कुछ राशि आवंटित करना जिससे महिला सशक्तिकरण बढ़े। अब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुछ किया, तो उसी प्रकार से बजट वगैरह में महिलाओं को कुछ राशि देना ताकि उनका उससे उत्थान हो, महिला सशक्तिकरण के मार्ग में चीज़ें आगे बढ़ें। और शिशु कल्याण के लिए किए जाने वाले धन आवंटन के उल्लेख को जेंडर बजटिंग कहा जाता है। साथ ही क्या कर सकते हैं, मातृत्व अवकाश का दायरा सरकारी नौकरी से बढ़ाकर प्राइवेट नौकरी तक करना चाहिए। ठीक है। अब सरकारी नौकरी में तो भाई जब महिला गर्भवती हुई तो उनको क्या मिलता है, सैलरी भी मिलता, साथ ही साथ छुट्टी भी मिलता है बच्चों को केयर करने के लिए। तो भाई प्राइवेट नौकरी में भी ऐसा किया जाना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों का ख्याल रख सके और उनको एक बेहतर भविष्य दे सके। ये सब भी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब इन सब प्रयास के माध्यम से ही विश्व को और भारत को लैंगिक असमानता के बंधन से हम मुक्त कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के विभिन्न अगर हम आयाम देखेंगे तो देखिए, अलग अलग आयाम देखते हैं। भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, सभी स्तरों पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता है। उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई आपका भी इंटेलिजेंस लेवल उतना ही है। आप ये मत सोचिए कि आप जो हैं सो बिल्कुल कम ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं। आपका भी इंटेलिजेंस लेवल उतना ही है। आप भी पुरुषों के जैसा ही आगे आ सकती हैं, राजनेता बन सकती हैं और पुरुषों के जैसा ही आप राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी कर सकती हैं। पुरुषों के जैसा ही आप बड़े बड़े कंपनी के सीईओ भी बन सकती हैं। तो उनको ये बात बतानी पड़ेगी, उनको ये आत्मविश्वास देना पड़ेगा कि आप केवल बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, आप देश के विकास में योगदान दे सकती हैं। आप किसी की तोता बनकर नहीं, आप खुद आगे आकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर सकती हैं और आप कानून बनाने में भी देश का सहयोग कर सकती हैं। ये बात उनको बताना पड़ेगा। लैंगिक अंतराल को कम करना महिला सशक्तिकरण का एक मूलभूत आयाम है, लेकिन एकमात्र आयाम नहीं है। इसके अलावा भी हम लोगों को अन्य सेक्टर्स में भी महिलाओं को काम करना पड़ेगा। लैंगिक समानता पर ध्यान देनी पड़ेगी, शिक्षा के स्तर पर ध्यान देना पड़ेगा, स्वास्थ्य के स्तर पर उनको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो इन सब के माध्यम से ही जो है वो हम लोग धीरे धीरे करके उनको सशक्त बना पाएंगे। ठीक है, बच्चे में बचपन से ही मूल्य डालना पड़ेगा, सोच में, पुरुषों की सोच में बदलाव लानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार, समान वेतन का अधिकार, कार्यस्थल में उत्पीड़न के खिलाफ कानून, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, संपत्ति पर अधिकार, गरिमा और शालीनता का अधिकार। तो ये जो है उनको कानून और संविधान
इस प्रकार का अधिकार उनके पास ऑलरेडी है। तो इस अधिकार के बारे में भी उनको जागरूक रहना पड़ेगा, ऐसा ना कि इनके अधिकार का ही हनन हो जाए, ठीक है। और वहीं वैश्विक स्तर पर जो नारीवादी आंदोलन होता है जिसमें महिलाओं के अधिकार से संबंधित बात है, और यूएनडीपी आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं के सामाजिक क्षमता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस दिशा में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी काम कर रहा है। इस दिशा में आपने देखा कि नारीवादी आंदोलन जिसमें महिलाओं के अधिकार की बात होती है, यह भी इस दिशा में काम कर रहा है। देखिए कौन सा देश कितने पे है, ये ऑलरेडी बात हो चुकी है। टॉप 5 देश, यहाँ भारत, और ये बॉटम 5 देश। अभ्यास के लिए प्रश्न है कि 2022 के लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है 2022 वाले में, बताइए। 135 है, क्लियर है, 135 है। अब देखिए यहां पर यूपीएससी ने 2019 में एक सवाल पूछा था कि द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट है, वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था, यहाँ ध्यान देंगे आप अगर, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था इस रिपोर्ट के बारे में, पूरा अच्छे ढंग से याद कर लेंगे। देखिए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता जो सूचकांक है वो किसके द्वारा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव जो इंडेक्स है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूपीएससी 2019 का जो सवाल है वो यहाँ से आपका बन जाता, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच। क्लियर है। चलिए ये आप अभ्यास के लिए प्रश्न रखेंगे कि महिला सशक्तिकरण गरीबी उन्मूलन के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। क्या आप सहमत हैं, इस पर आपको चर्चा करनी है। तो इस पर आपको अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने हैं, कमेंट में भी आप दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हैं। और जब हम लोग इस पर और विस्तार से बात करेंगे, जो महिला का जो टॉपिक आएगा या फिर नेक्स्ट क्लास में, इस पर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप इसका एक मॉडल आंसर लिख सकते हैं। तो अगले क्लास में पिछले क्लास वाला जो मॉडल आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप इसको लिखिए, और इसको लिखने के बाद जो आपको बेहतर लगे वो कमेंट में भी लिख सकते हैं, और उसके बाद मैं देखूंगा सबके कमेंट्स को और मैं बताऊंगा फिर कि आप इसमें किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपको बेसिकली महिला सशक्तिकरण और गरीबी को जोड़ना है। तो ऑब्वियसली बात है कि देखिए 26% के करीब जो आबादी है वो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है, ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी गरीबी है। तो महिला को जब आप अधिकार दे देंगे तो क्या होगा, देश की आधी आबादी जो है अभी अर्थव्यवस्था में सहयोग नहीं कर रही। जब देश की आधी आबादी जब अर्थव्यवस्था में सहयोग करने लगेगी तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था का विकास होगा, रोजगार के अवसर क्रिएट होंगे। भाई सोचो कि अगर महिला ने कोई कंपनी खोल दिया, एक अगरबत्ती की फैक्ट्री खोल दी, वहाँ 4 लोगों को रोजगार देगी, 4 लोगों का गरीबी कम होगा, महिला का भी गरीबी कम हुआ और 4 लोगों का भी गरीबी कम हुआ। तो जब देश की आधी आबादी जो योगदान नहीं दे रही है, जब एक पंख से भारत उड़ेगा, अभी आपने देखा कि एक पंख से उड़ेगा तो क्या होगा, वो उड़ ही नहीं पाएगा। तो एक पाँव से कोई कैसे कितना दूर चल लीजिएगा, तो दोनों पाँव लगाना पड़ेगा। तो महिलाओं और पुरुषों दोनों को सामने आना पड़ेगा। तो महिलाओं को सशक्त करके हम क्या कर सकते हैं, आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है उसका विकास कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग जो कंपनियां हैं वो महिलाओं के द्वारा भी स्थापित की जा सकती है और उससे रोजगार के अवसर क्रिएट होंगे और उससे गरीबी दूर होगी। ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। महिलाएं जो हैं अपने आय का ज़्यादा स्रोत अपने बच्चों के विकास पे खर्च करती हैं, और पुरुष जो हैं वो व्यक्तिगत खर्च ज़्यादा करते हैं, अपने आप में ज़्यादा खर्च करते हैं। तो महिला जो है अगर अपना उसका अर्निंग होता है तो बेहतर अपने बेटे को बेहतर भविष्य देगी, उसको बेहतर शिक्षा देगी, और उससे क्या होगा, भविष्य में अगर वो उनका बेटा हो सकता है पिता के जो आदतें हैं, नशा करने की आदत, इसके चलते पता चला बेटा भी गरीबी में जूझता, लेकिन महिला अर्न कर रही है तो महिला ने उस पर खर्च किया, जिससे उसका बेटा भी जो है आने वाला भविष्य जो है वो बेहतर होगा और वो भी गरीबी रेखा में प्रवेश नहीं करेगा। तो ढेर सारे पॉइंट्स जो महिला सशक्तिकरण और गरीबी को आपस में जोड़ते हैं। जैसे एक रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे तो एक बात आई थी कि अगर जितना आप उपकरण पुरुषों को दे रहे हैं कृषि क्षेत्र में, उतना अगर आप महिलाओं को भी दे दें तो 4% कृषि में भी ग्रोथ हो जाएगा। और जहाँ भी ग्रोथ होगा, मान लो कृषि सेक्टर में ग्रोथ होगा तो क्या होगा, कृषि सेक्टर में ग्रोथ होगा तो उससे उसका जो लिंक जो है वो काफ़ी बड़ा निकलेगा। महिलाएं, मान लो महिलाओं के पास भी खेत है, वहाँ पर 4 लोगों को जॉब देगी।
महिला का बच्चा होगा, उसका भी बेहतर भविष्य होगा, वो भी हो सकता है कंपनी खोले तो 4 लोगों को जॉब दे दे। तो क्या होगा, ये पूरा एक लिंक्ड मामला है। तो महिलाओं को जैसे ही आप अधिकार देंगे, आप गरीबी को और आर्थिक विकास को, गरीबी को दूर करेंगे और आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे। इस प्रकार से इस आंसर को लिखने का प्रयास करना है। नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा एक फॉर्मेट आपको बताऊंगा। तो चलिए, आप सभी ने इस वीडियो को देखा, पसंद किया या ना पसंद किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।